Hello everyone, welcome back to Upadhyaya UGC Net channel for Environment Science. Here we will cover topics related to environment science. All these topics covered here are very important from exam point of view and also for your academic requirements for JKPSC exam or for all state level exam. केमिस्ट्री के तो हम अभी तक इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का टॉक्सिक केमिकल के 3 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें कि हमने बहुत सी चीज़ें कवर की है। फर्स्ट पार्ट में हमने आर्सेनिक, कैडमियम और लेड इसके बारे में कंप्लीटमेंट किया है। सेकंड पार्ट में हमने मरकरी को डिटेल में कवर किया है। पार्ट 3 में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन पैन, साइनाइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, इन चारों को डिटेल में किया है। अब हम पार्ट 4 में क्या करेंगे कि पेस्टिसाइड्स, उनकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, पेस्टिसाइड्स और उनकी डिटेल में क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनोक्लोराइड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स, हर्बिसाइड्स, इन सबको डिटेल में उनकी क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ेंगे और इनकी बायोकेमिकल इफेक्ट क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। उसके अलावा क्या बचा, कार्सिनोजन इन एयर और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को, इन तीनों को हम कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में कंप्लीट कर ले। अगर लंबी वीडियोज़ होती है तो पार्ट 5 बनेगा इनके लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है पेस्टिसाइड और उनकी क्लासिफिकेशन। देखिए, पेस्टिसाइड जो टर्म यूज़ होता है वो एक बहुत ही बड़े रेंज के केमिकल्स को कवर करता है, जो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, उन ऑर्गेनिज्म को जो ह्यूमन जो हम कंसीडर करते हैं एज अनडिज़ायरेबल कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल है। तो उनको मारने के लिए, उनको किल करने के लिए एक केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ होता है। तो उस वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स को क्या कहा जाता है, एक टर्म दे दिया पेस्टिसाइड्स, ठीक है। पेस्टिसाइड्स जो मटेरियल है वो किस लिए यूज़ होता है, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल यूज़ हुआ उसे क्या कहा गया, पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड्स कुछ भी हो सकता है, इंसेक्ट को मारने के लिए यूज़ हुआ तो इंसेक्टिसाइड्स, हर्ब्स को कंट्रोल करने के लिए हुआ तो हर्बिसाइड्स, रोडेंट्स, और फंजाई को कंट्रोल करने के लिए हुआ तो फंगिसाइड्स। ऐसे बहुत सारे टर्म्स इसमें पेस्टिसाइड्स में आते हैं, ठीक है। मेन ग्रुप ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स के 3 ग्रुप है। कौन कौन से, ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स, ठीक है। ऑर्गेनोक्लोराइड्स जो है उसको क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, ठीक है। ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स, ये 3 जो है वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स हैं। तो इन और भी है, हर्बिसाइड्स को भी हम पढ़ेंगे, तो इनको हम डिटेल में आगे कवर करेंगे कि क्या है और इनकी क्लासिफिकेशंस क्या है। तो सबसे पहला क्या है, ऑर्गेनोक्लोरीन। ऑर्गेनोक्लोरीन से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या होगा, क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड है, इसमें क्लोरीन जरूर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि डीडीटी, कि डीडीटी नॉन ऑर्गेनोक्लोराइड क्लोरीन पेस्टिसाइड्स है। वो क्या है, डीडीटी है। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये नाम याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ओके। किस लिए अब ये यूज़ होता है, ये जो है इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, वो जो कि क्या कैरी करते हैं, कौन कौन से डिजीज़ कैरी करते हैं, मलेरिया, टाइफस या फिर प्लेग। तो इन सब डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए पहले इनको यूज़ किया जाता था, ठीक है। जो है वो अगर हम ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रिलेटिवली सेफ है, मतलब ह्यूमंस पे उतना इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन एक्यूट ह्यूमन टॉक्सिसिटी बहुत ही कम है इसकी, ठीक है। एक्यूट ह्यूमन टॉक्सिसिटी बहुत कम है। लेकिन ऑर्गेनोक्लोराइड जो है, यहाँ पे देखिए डीडीटी को एक एग्जांपल लिया गया है, लेकिन ये सब जो भी इसमें दिया हुआ है ये सब ऑर्गेनोक्लोराइड्स की भी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। डीडीटी जो है, ये ऑर्गेनोक्लोराइड जो है वो हाईली टॉक्सिक किसके लिए, इंसेक्ट के लिए। मतलब ये इंसेक्ट के लिए तो टॉक्सिक होगा, लेकिन ह्यूमन पे उतना ज़्यादा इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। डीडीटी जो है वो फूड चेन पे इम्पैक्ट डालता है। जो डीडीटी है, मतलब डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये जो है ये फूड चेन पे इम्पैक्ट डालता है, ना कि ह्यूमंस पे इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता। इसीलिए क्या किया गया है, कुछ डेवलप्ड कंट्री में, जो कंट्री डेवलप्ड हो चुकी हैं उसमें इसको बैन किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसका यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड देखें। अब ऑर्गेनोक्लोराइड पेस्टिसाइड्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, 2 प्रॉपर्टीज़ है, डीडीटी की कह लो या फिर ऑर्गेनोक्लोराइड पेस्टिसाइड, जितने भी इसके अंदर जो भी केमिकल्स आते होंगे उनकी 2 प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहला कि ये बहुत परसिस्टेंट है, ठीक है, और दूसरी की इनकी सॉल्युबिलिटी। ये 2 प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ये इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक और हमारे लिए इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है। सबसे पहला परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ये बहुत लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रहता है और किसी और सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होने से पहले, मतलब कि ये ब्रेक डाउन नहीं होता, ये इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक के लिए परसिस्टेंट रहता है वो, ठीक है, मौजूद रहता है, ये ब्रेक डाउन नहीं होती इसकी। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें कि जो ये सॉल्युबल किस में है, ये हाइड्रोकार्बन में ज़्यादा सॉल्युबल है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है, ये फैट में सॉल्युबल है। तो हाईली सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, जिसका मतलब कि है कि हमारे फैटी टिश्यूज़ में ये जो क्या होता है, एक्युमुलेट हो जाता है, फैट सॉल्युबल है। जो चीज़ फैट सॉल्युबल होगी उसको क्या बोला जाता है, लिपोफिलिक इन नेचर। यहाँ पे एक एक टर्म जो दी गई है और ये एग्जाम्स में ये टर्म पूछी जाती है, मैंने आपको यहाँ ऐसे ही नहीं दिया हुआ, ठीक है।
तो दो चीज़ें क्या हुई कि बहुत ज़्यादा ये परसिस्टेंट है, इन्वायरमेंट में रहता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे फूड चेन में एक्यूमुलेट होता रहता है। दूसरा कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ये वाटर में कम है और किसमें ज़्यादा है, फैट सॉल्युबल है, और जो चीज़ फैट सॉल्युबल होगी वो लिपोफिलिक इन नेचर कहलाएगी। ठीक है, इंसेक्ट पे ये कैसे इफेक्ट डालता है कि इसका टारगेट क्या है, डीडीटी या ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स का जो टारगेट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये इफेक्ट करता है, वहीं पे जाके क्रिएट करता है। डीडीटी जो है वो लिपिड में सॉल्युबल है, और क्या होता है, जो फैटी मेम्ब्रेन है नर्व सेल की, वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और वहाँ जाके इकट्ठा होने के बाद ये किसके साथ इंटरफेयर करता है, नर्व सेल की जो ट्रांसमिशन है, जो जिससे कि इंसेक्ट्स को करता है, वहाँ पे जाके इंटरफेयर करता है। इसके रिजल्ट्स में क्या होता है कि उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि जो टारगेट इंसेक्ट हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस किसी भी इंसेक्ट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके ये इम्पैक्ट करेगा, वहाँ पे उसको डिस्टर्ब करेगा उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसका नेक्स्ट रिजल्ट क्या होता है कि टारगेट इंसेक्ट जो है वो किल हो जाता है। अब हम पढ़े कि ऑर्गेनोक्लोरीन है वो क्या क्या शो करता है। ऑर्गेनोक्लोरीन जो है वो बायो एक्युमुलेट करता है, बायो एक्युमुलेशन शो करता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की है, बायो मैग्नीफिकेशन है, लो वेपर प्रेशर है, लो रिएक्टिविटी है, लो सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, बायो एक्युमुलेशन की बात करें तो एक सिंगल पर्सन में जब केमिकल, टॉक्सिक केमिकल या ऑर्गेनोक्लोरीन या कोई भी टॉक्सिक केमिकल इकट्ठा होने लग जाएगा तो सिंगल पर्सन में, तो उसको बायो एक्युमुलेशन कहते हैं। तो मतलब या किसी भी इंसेक्ट में इकट्ठा होना, ऑर्गेनिज्म में इकट्ठा होना, सिंगल ऑर्गेनिज्म में, तो उसको बायो एक्युमुलेशन कहा जाता है। देखिए, बायोमैग्नीफिकेशन क्या होगा कि मान लिया कि हमने एक खेत में डीडीटी छिड़का। ठीक है, डीडीटी हमने छिड़काव किया उसमें। अब वहाँ से कोई पानी का सोर्स जा रहा होगा और वो वाटर सोर्स से क्या होगा, वो डीडीटी जो है वो रिवर में या लेक्स में चला जाएगा। उस लेक्स में क्या होगा, एल्गी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, एल्गी क्या करेगी, उसी डीडीटी को, उसी वाटर को यूज करके ग्रो करेगी। तो डीडीटी का अमाउंट जो है वो एज कम्पेयर टू वाटर किस में ज़्यादा मिलेगा, एल्गी में। जब हम पार्ट्स पर मिलियन में काउंट करेंगे तो हमें अमाउंट जो है, जो वो वाटर में जो डीडीटी का अमाउंट है उससे ज़्यादा किस में मिलेगा, हमें एल्गी में। ठीक है, एल्गी को कौन कंज्यूम करेगा, प्लैंकटन कंज्यूम करेंगे। तो एल्गी से ज़्यादा जब अब हम पार्ट्स पर मिलियन में काउंट करेंगे तो किस में हमें ज़्यादा मिलेगा, प्लैंकटन में डीडीटी का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। प्लैंकटन को कौन खाएंगे, स्मॉल फिशेज। ठीक है, स्मॉल फिशेज में उससे ज़्यादा। उसके बाद ये स्मॉल फिशेज को कौन खाएगा, लार्ज फिश। तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होता जाता है, तो जो डीडीटी का अमाउंट है वो क्या है, वो मैग्नीफाई होता गया, वो और ज़्यादा इंक्रीज होता गया जब हम पार्ट्स पर मिलियन में इसको काउंट करेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बायो मैग्नीफिकेशन। जो बायो एक्युमुलेशन होता है वो सिंगल पर्सन, सिंगल ऑर्गेनिज्म में काउंट किया जाता है, और जो बायो मैग्नीफिकेशन है वो क्या है, पूरे फूड चेन को लेकर चला जाता है। मतलब जब हम पूरे फूड चेन में, जब हम हायर टॉपिक लेवल तो जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा जो डीडीटी का अमाउंट है वो किस में मिलेगा, सबसे ज़्यादा डीडीटी का अमाउंट हमें कहाँ मिल रहा है, हाई टॉपिक। होप आपको समझ आ रहा हो ये। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, ऑर्गेनोक्लोराइड्स का एक्युमुलेट होना फैटी टिश्यू में किसी भी ऑर्गेनिज्म में एट सक्सेसिव हायर ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन आर कंज्यूमिंग फूड दैट हैज सक्सेसिवली हायर कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। मतलब हायर टॉपिक लेवल पे हमें क्या मिलेगा, सक्सेसिवली जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे टॉपिक लेवल में, तो सबसे ऊपर वाले टॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे ज़्यादा हमें कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स मिलेगा। ठीक है, टॉप ऑफ द फूड चेन बॉडी कंसंट्रेशन जो इन पेस्टिसाइड्स का होता है वो ज़्यादा होता है, जैसे कि बर्ड्स में। ठीक है, बर्ड्स में जो है वो फूड चेन के सबसे हाई पे है। ठीक है, तो उन पे डीडीटी का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, और उस पर क्या इफेक्ट डालता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, इस तरह से बायोमैग्निफिकेशन हम किस पे इम्पैक्ट डालेगा, फूड चेन में। ओके, फिर क्या है, लो वेपर प्रेशर। जो ऑर्गेनोक्लोराइड्स हैं उनका क्या है, लो वेपर प्रेशर। लो वेपर प्रेशर है मतलब कि वो एटमॉस्फेयर में वेपर फॉर्म में नहीं होता, वो ऐसी एक्टिविटी है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, स्टेबल है। लो सॉल्युबिलिटी है, वो सॉल्युबल भी नहीं होता किसी भी वाटर के साथ। ये किसके साथ ओनली सॉल्युबल है, फैटी टिश्यू के साथ, लिपोफिलिक है ये। ठीक है, तो हम सॉल्युबिलिटी किस में देखते हैं, मोस्टली वाटर में देखते हैं। तो वाटर में इसका सॉल्युबल क्या है, कम है, और हाई सॉल्युबल इन फैटी टिश्यू, लिपोफिलिक है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के साथ ये हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट के साथ ये सॉल्युबल है। अब हम पढ़ेंगे डीडीटी और उनके मेटाबॉलिट्स। जैसे डीडीटी जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, तो वो क्या है, डीडीई। डीडी की ई की फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथीन। ठीक है, और ये जब ब्रेक डाउन होता है डीडीटी तो किस में ब्रेक डाउन होता है, डीडीई और एचसीएल में। ठीक है, अब जो डीडीटी का जो रेजिस्टेंस टाइम है, रेजिस्टेंस टाइम मतलब कि वो इन्वायरमेंट में कितने लंबे समय तक के लिए रहता है, वो ईयर्स में रहता है। ठीक है, तो जो डीडीटी है वो ईयर्स में हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट, मतलब परसिस्टेंट इनके कितने साल की है, ईयर्स में है। और डीडीटी और डीडीई जो है वो कोई भी ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स हो, वो क्या करते हैं, टेरेटोजन इन नेचर होते हैं और न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। टेरेटोजेंस क्या होते हैं, कोई भी एजेंट, चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिज्म हो या केमिकल्स हो, कोई भी केमिकल
साइकिल भी हो, तो जो हमारे बर्थ जिसके कारण कोई बर्थ डिफेक्ट हो जाए, ठीक है, एम्ब्रियोनिक साइकिल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, फिटस को प्रॉब्लम कॉज हो, ठीक है, तो उन इफेक्ट्स को जो कि फिटस पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, उनको क्या कहता है, कहा जाता है टेरेटोजन इन नेचर कहा जाता है। तो ये डीडीटी क्या है, टेरेटोजन इन नेचर है, न्यूरोटॉक्सिक है, जो हमारे न्यूरॉन्स पे इफेक्ट डालते हैं। डीडीटी क्या है, वो मिमिक इफेक्ट कॉज करता है ये एस्ट्रोजन के साथ, जो हमारे इफेक्ट है मिमिक मतलब कि एस्ट्रोजन की जगह अपने आप को अटैच कर लेता है। अगर डीडीटी हमने इनहेल कर लिया, तो हमने कंज्यूम कर लिया, तो या किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी बर्ड ने डीडीटी ले लिया, तो क्या करेगा, वो एस्ट्रोजन के साथ में इफेक्ट कॉज करेगा। डीडीई जो है वो फैट सोल्यूबल है, डीडीई जो है वो क्या है, फैट सोल्यूबल है। ओके, ऑर्गेनोक्लोराइन क्लोरीन के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर ले कि एग्जांपल्स में पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑर्गेनोक्लोराइड है, कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फेट है। तो डीडीटी, डीडीई, मिथाइल ऑक्सोक्लोर, क्लोरोडेन, हेप्टाक्लोर, एल्ड्रिन, डाईएल्ड्रिन, एंड्रिन, एंडोसल्फेन, कीपोन, लिंडेन, ये सब क्या है, ये क्या है, ये ऑर्गेनोक्लोरीन के एग्जांपल्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना, मैं आपको यहाँ पे वो कर दे रही हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद करना आपके लिए, ठीक है। अगर आप जो यहाँ पे ऑर्गेनोक्लोरीन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनके कुछ हेल्थ हैजार्ड्स हैं, उनके बारे में हम करेंगे कि एनिमल्स की स्टडीज़ की गई, तो देखा गया कि जो डाईएल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर और क्लोरोडेन जो क्या करते हैं, वो लीवर कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इनसे क्या होता है, लीवर कैंसर होता है एनिमल्स में। एल्ड्रिन, डाईएल्ड्रिन और एंड्रिन जो क्या करते हैं, वो बर्थ डिफेक्ट करते हैं, माइस के अंदर या हैमस्टर के अंदर बर्थ डिफेक्ट कॉज करते हैं। मतलब ये क्या है, ये टेरेटोजन्स है, जो बर्थ डिफेक्ट कॉज करे वो क्या कहा जाता है उनको, टेरेटोजन। फिर कीपोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, उसमें जो जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो कीपोन के एक्सपोजर में आए, तो उनको क्या हुआ, न्यूरोलॉजिकल डैमेज कॉज हुआ। तो ये सब जो ये हेल्थ हैजार्ड देखे गए हैं डीडीटी या ऑर्गेनोक्लोराइड्स की वजह से। जो एंडोसल्फेन है, ये क्या है, केरला में बैन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये कैश्यू प्लांट वाला, कि एंडोसल्फेन जो है वो केरला में बैन है, क्यों, क्योंकि इसने कैश्यू प्लांट्स के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाला था, ठीक है। ये और जो ये एंडोसल्फेन है, ये इंडोक्राइन डिस्टर्बर क्या होता है, इसको मैं डिटेल में भी आगे आपको बताऊंगी। इम्यून सप्रेसेंट और टेरेटोजन इफेक्ट दिखाता है, मतलब कि बर्थ इफेक्ट कॉज करता है। अगर जो भी वहाँ के जो केरला में रहने वाले जो लोग थे, जो एनिमल्स थे, उनमें क्या 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 देखा गया, एंडोक्राइन डिस्टर्बर, इम्यून सप्रेसेंट और टेरेटोजन इफेक्ट देखा गया ड्यू टू एंडोसल्फेन के कंजप्शन से, ठीक है, और ये बैन है केरला में। देखिए, और एजेंट ऑरेंज जो है वो वियतनाम वॉर के दौरान यूज़ हुआ था, एक हर्बिसाइड्स है, इसको हम हर्बिसाइड्स जो आगे पेस्टिसाइड्स के टाइप पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि एजेंट ऑरेंज क्या है। अब यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्गेनोक्लोराइड्स क्या है, उसको रिप्लेस किया गया ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स के, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनोक्लोराइड्स जो था वो क्या था, वो इन्वायरमेंट में परसिस्टेंट है, ईयर्स में उसकी रेजिस्टेंस टाइम क्या है, ईयर्स में है, तो वो सालों तक हमारे इन्वायरमेंट में एज इट इज़ रहता है, इसीलिए इसको किससे रिप्लेस किया गया, ऑर्थोफॉस्फेट और कार्बामेट से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि डीडीटी और डीडीई के डायग्राम से आजकल बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे इस बार डाइऑक्सिन ऑफ यूरेन से आया था। आप एक बार डायग्राम को बस देख लीजिए कि जैसे डीडीटी ही है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, तो ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथीन, तो यहाँ पे डाइक्लोरीन 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, और डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जो है वो अटैच है, ठीक है। जब डीडीटी से जब डीडीई बनता है तो HCl जो है वो रिमूव होता है, क्यों, एक ये वाला H और एक ये वाला Cl जो है ये रिमूव होकर HCl में कन्वर्ट होता है। ओके, देखिए एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन क्या है। एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन का एग्जांपल हम सबसे पहले डीडीटी और उसके मेटाबॉलाइट से लेके चलते हैं, जो कि डीडीई है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथीन। ये क्या करता है, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन कॉज करता है। एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन क्या होता है, जब कोई केमिकल एंजाइम के साथ इंटरफेयर करे और बर्ड्स में या किसी भी हायर लेवल ऑर्गेनिज्म में अगर ये जाएगा तो उसके कैल्शियम के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो इंटरफेयर कर दे, ठीक है। जो एंजाइम बर्ड्स के में कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उनके साथ ये क्या करता है, ये इंटरफेयर कर देता है, कौन, डीडीटी, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो एग सेल होते हैं बर्ड्स के, जो वो एग ले करते हैं, तो उनके सेल जो है वो थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, इतना पतला हो जाता है कि वो पेरेंट्स का वेट ही नहीं ले पाते। जैसे इतना पतला हो जाता है कि जब बर्ड्स इंक्यूबेशन करते हैं, मतलब जब उसके ऊपर बैठते हैं पेरेंट्स बर्ड्स एग के ऊपर, तो क्या होता है, वो उनका सपोर्ट ही नहीं ले पाता, वो एग सेल इतना पतला हो जाता है ड्यू टू द इंटरफेरेंस विद एंजाइम दैट रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम इन बर्ड। इसके
के के कारण क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, बहुत सारे स्पीसीज में बर्ड्स की रिप्रोड्यूस करने में डिफिकल्टीज आती है, जैसे कि पेरेग्रिन फैल्कॉन में, बेल्ट ईगल्स में, ऑस्प्रेज में, ब्राउन पेलिकन्स में। इनके एग सेल्स क्या होते हैं, इतने पतले हो जाते हैं, इतने फ्रेजाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पेरेंट्स के वेट ही नहीं सपोर्ट कर पाते। और किसकी वजह से होता है, डीडीटी के इंटरफेरेंस की वजह से उनके हार्मोन्स में कैल्शियम के साथ जो कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं उनमें जो है वो इंटरफेयर कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन इसे कहा जाता है, जब कोई भी केमिकल जैसे कि डीडीटी जो है वो इंटरफेयर कर दे उन एंजाइम्स के साथ जो कि कैल्शियम की डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के बारे में। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा परसिस्टेंट नहीं है, जैसे ऑर्गेनोक्लोराइड्स जो है ईयर्स में हमारे इन्वायरमेंट में रहता है, वैसे ये नहीं है। ये जो है नॉट परसिस्टेंट है, इसका रेजिस्टेंस टाइम्स जो है वो इन वीक्स है, कुछ वीक्स ही रहता है, उसके बाद ये नॉन परसिस्टेंट है। न्यूरोटॉक्सिक है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, स्टेबल नहीं है, वाटर में सॉल्युबल होता है। जैसे इसके बजाय जो ऑर्गेनोक्लोराइड्स था वो क्या था, वाटर सॉल्युबल नहीं था, वो फैट सॉल्युबल था, लिपोफिलिक था। अब यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है ये ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक है, ठीक है। ऑर्गेनोक्लोराइड्स ह्यूमन के लिए टॉक्सिक नहीं था, लेकिन ये ह्यूमन के लिए टॉक्सिक है देन द ऑर्गेनोक्लोराइड्स। ये जो है स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, लंग्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू, स्किन, लंग्स और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर हमने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ली है, अगर हमने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ली है, ये बहुत हैजार्ड्स हैं जो इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन जो है एक्सेसिव अमाउंट में इनके एक्सपोजर में आ गए ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के, तो कौन कौन से सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं, ट्यूमर्स, कन्फ्यूजन, स्लर स्पीच, मसल ट्विंचिंग होना, कन्वल्सन होना, ठीक है। तो ये ह्यूमन्स के लिए बहुत टॉक्सिक है। और ऑर्गेनोक्लोराइड्स क्या था, वो इंसेक्ट के लिए बहुत टॉक्सिक था। अब हम ऑर्गेनोफॉस्फेट्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम फॉस्फोरिक एसिड और अल्कोहल की जब एस्टेरिफिकेशन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस, ऑर्गेनोफॉस्फेट प्रोड्यूस होता है। ओके, एस्टेरिफिकेशन बिटवीन फॉस्फोरिक एसिड एंड अल्कोहल प्रोड्यूस क्या करेगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट। एग्जाम्पल कौन कौन से ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के, पैराथायोन, मेलाथायोन, डायोएजोन, TEPP की फुल फॉर्म क्या है, टेट्रा इथाइल प्रोफॉस्फेट एंड डाईमिथोएट, डाईमोनोक्रोप्टोफर। तो ये एग्जाम्पल्स है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के। एग्जाम्पल्स को आप जरूर अच्छे से कर लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये सब। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की क्या होती हैं, लोअर पार्टीशन कोफिशिएंट होता है देन ऑर्गेनोक्लोरीन। क्यों, क्योंकि ये पानी में ज़्यादा सॉल्युबल है, वाटर में ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वाटर सॉल्युबल है ज़्यादा, इसलिए इसकी क्या होती है, जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है ये कम होता है देन ऑर्गेनोक्लोराइड का जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो ज़्यादा है। अब पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होती है, जब हम किसी भी केमिकल की सॉल्युबिलिटी को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या वाटर में जब मेज़र करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट। तो देखिए, अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट वाटर में सॉल्युबल है तो इसका पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, लो है, ठीक है। और ऑर्गेनिक क्लोराइड जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो उसका वाटर कोफिशिएंट क्या होगा, हाई होगा। ओके, अब बायो रेमिडिएशन ऑफ जीनोफाइट्स, जो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, इनकी बायो रेमिडिएशन कैसी होती है, हाइड्रोलिसिस के थ्रू, ठीक है। वाटर को ऐड कर दो तो इसकी बायो रेमिडिएशन हो जाती है, थ्रू हाइड्रोलिसिस इनकी रेमिडिएशन होती है। अब यहाँ पे 2 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि पैराथायोन और मेलाथायोन में से ज़्यादा टॉक्सिक कौन है। जो पैराथायोन जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक है, क्यों, क्योंकि जो मेलाथायोन है उसकी हाइड्रोलाइज जब हम करेंगे तो वो ईजिली एंजाइम के थ्रू, जब वो हमारे मैमल्स में से पास होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा एंजाइम के थ्रू, जिससे वो लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन पैराथायोन ऐसा नहीं होता। क्या डिटेल में कि जो मेलाथायोन है उसमें 2 कार्बोक्सिल ईस्टर लिंकेज होती है, और जो हाइड्रोलाइज हो जाता है किस एंजाइम के थ्रू, कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू। अगर पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम जो है वो मेलाथायोन को हाइड्रोलाइज करता है, तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो मेलाथायोन को हाइड्रोलाइज करता है, जिससे कि वो नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ये एंजाइम है, जो ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ये स्पेसिफिकली किस में प्रेजेंट होता है, ओनली मैमल्स में, इंसेक्ट में ये प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए मेलाथायोन क्या है, ये लेस टॉक्सिक है मैमल्स के लिए, ठीक है। मैमल्स में मेलाथायोन टॉक्सिक कॉज नहीं करता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ओके, पैराथायोन जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक है मेलाथायोन से। अब हम कार्बामेट्स की बात करें तो कार्बामेट्स क्या, इंसेक्टिसाइड है। कार्बामेट्स कहाँ किससे ड्राइव किया जाता है, कार्बेमिक एसिड से, ठीक है। कार्बेमिक एसिड का ये फॉर्मूला है NH2COH। अब कार्बामिक एसिड कहाँ से ड्राइव किया जाता है, अमोनिया और CO2 के कम्बिनेशन से क्या बनता है, कार्बामिक एसिड, अमोनिया और CO2 के
से, और कार्बामिक एसिड से क्या ड्राइव किया जाता है, कार्बामेट्स। स्ट्रक्चरली और मैकेनिकली देखा जाए ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के सिमिलर है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का जो रेजिस्टेंस टाइम्स है वो क्या है, वीक में है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस टाइम क्या होगा, डेज में होगा। शॉर्ट लिव इन्वायरमेंट में ये बहुत कम समय के लिए रहता है। इसका एडवांटेज क्या है कि ये फूड चेन में बायो एक्युमुलेट नहीं होता, मतलब बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्युमुलेशन ये शो नहीं करेगा। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये ह्यूमन के लिए टॉक्सिक है। जैसे ऑर्गेनोक्लोराइड्स जो है वो ह्यूमन्स के लिए टॉक्सिक नहीं था, लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स दोनों ही ह्यूमन के लिए टॉक्सिक है। ठीक है। पॉपुलर कार्बामेट्स पेस्टिसाइड कौन कौन से हैं, प्रोपोरॉक्सर, कार्बाइल को क्या बोला जाता है, सेविन भी बोला जाता है। ठीक है, ये पीवाईक्यूज में पूछा गया था। कार्बाइल जो है एक तरह का कार्बामेट्स है, जिसको हम सेविन भी बोलते हैं। ठीक है, ये पीवाईक्यू में आया होता है इसलिए मैंने यहाँ पे पीवाईक्यू लिख दिया है। ठीक है, पीवाईक्यू में पूछा गया था। कार्बाइल जो है वो सेविन कार्बाइल का ही एक टाइप है। ठीक है, और एलिकार्ब, जेक्ट्रान, कार्बेन, ये सब किसके, कार्बामेट पेस्टिसाइड्स के एग्जाम्पल है। एक्यूट अगर ह्यूमन इसके एक्सपोजर में आता है कार्बामेट्स के, तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लर विजन, एक्सट्रीम केस में कॉन्वल्सन और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ह्यूमन्स के लिए बहुत टॉक्सिक है ये। ओके, तो कार्बामेट्स यहाँ पे मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया है। अब हम पढ़ेंगे हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स क्या होता है, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है उसको हर्बिसाइड्स भी कहा जाता है, हर्बिसाइड्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। अब क्लोरोफिनॉक्सी कंपाउंड जो है जैसे कि 2,4,5-T और 2,4-D, इसको वेल नोन हर्बिसाइड्स की तरह लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको वियतनाम वॉर में एज अ डिफॉलियंट्स यूज़ किया गया था। अब जब 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्टिक एसिडिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिडिक एसिड को जब हम मिक्स करेंगे टुगेदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंट ऑरेंज। ठीक है, ये दोनों जो है ये हर्बिसाइड्स की तरह वियतनाम वॉर में यूज हुआ था। अब जब इन दोनों को, जब हम 2,4,5-T और 2,4-D को हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वो एजेंट ऑरेंज बनेगा। एजेंट ऑरेंज को हम किस तरह यूज़ करते थे, एज अ डिफॉलियंट। डिफॉलियंट क्या होता है, प्लांट्स की लीव को ड्रॉप कराना होता है, जिस भी अननेसेसरी प्लांट्स जो होते हैं, अननेसेसरी प्लांट्स जो क्रॉप में, एग्रीकल्चर में पाए जाते हैं, उनको गिराने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो है ब्रॉड लीफ प्लांट्स जो होते हैं, जो कि हार्मिंग ग्रासेस जो होते हैं, वो ग्रास जो कि हमारे क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होते हैं, जिनके बड़े बड़े ब्रॉड लीफ प्लांट्स होते हैं, उनको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, हैव फाउंड यूज इन कंट्रोलिंग एक्सेसिव ग्रोथ। एक्वेटिक प्लांट्स, लेक्स में जो रिजर्वॉयर में एक्वेटिक प्लांट एक्सेसिव ग्रोथ कर लेते हैं, उनको किल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एजेंट ऑरेंज का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे 2,4-D और 2,4-T का डायग्राम दिया हुआ है कि ये डायग्राम से आप एक बार देख लीजिए, आप डायग्राम्स को प्लीज़ देख लीजिए ये कैसे क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ट्राइक्लोरो कहा गया था ना, 3 क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, 2 क्लोरीन है। ओके, अब इसको बैन क्यों किया गया था, ठीक है, ये जो एजेंट ऑरेंज है इनको बैन क्यों किया गया था, बैन किया गया था जो हर्बिसाइड्स है 2,4-T, इनको बैन किया गया था। क्यों, क्योंकि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब ये बनता था, जब ये प्रोड्यूस होता था 2,4-D, ये कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करते थे। कौन सा, डाइऑक्सिन। ठीक है, 2,4,5-T को प्रोड्यूस करने के दौरान डाइऑक्सिन नाम का केमिकल भी वो एज अ साइड प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस होता था। और डाइऑक्सिन और फ्यूरेंस आपने सुना होगा कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, इसीलिए इनको क्या कर दिया गया, कुछ जगहों पे बैन कर दिया गया है। डाइऑक्सिन हमारे इन्वायरमेंट है एज अ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन फॉर इंसिनरेटर्स में जब हम कंबशन करते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है, डाइऑक्सिन एज अ बाय प्रोडक्ट भी निकलता है। कुछ दूसरे हर्बिसाइड्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि पैराक्वाट यूज़ किया जाता है, मरीजुआना को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेटॉल एक्लोर, ये सोयाबीन और कॉर्न को कॉमनली यूज़ किया जाता है। एट्राजीन भी एक हर्बिसाइड्स है। मेटाल्डिहाइड मोलस्किसाइड्स है। क्लोरोनिल्स जो है वो फंगीसाइड्स है, पीवाईक्यूज में पूछा गया था ये भी। कुछ ट्राइएजाइन हर्बिसाइड्स का एग्जांपल दिया हुआ है, एट्राजीन और सीमाजाइन। और यूरिया हर्बिसाइड्स का एग्जांपल दिया है, मोनोयूरेन और डायूरेन। क्लोरोनिल्स जो है वो एक फंगीसाइड्स है, पीवाईक्यूज में ये पूछा गया था। ये कुछ तरह के मैंने यहाँ पे हर्बिसाइड्स के आपको नाम और वो किस लिए यूज़ होते हैं या किस, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, इसके लिए भी आप गो थ्रू हो जाइए एक बार। शॉर्ट टर्म्स दे दिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे फिरोनोम्स क्या होते हैं, ये एक बायोलॉजिकल एक्टिव केमिकल है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है या उनके मेटिंग बिहेवियर को डिस्टर्ब करने के लिए किया जाता है। ये स्पीसीज स्पेसिफिक केमिकल है, मतलब हर एक स्पीसीज के लिए अलग स्पेशल केमिकल होगा। ठीक है, मतलब कि ऐसा केमिकल जो किसी भी एनिमल्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेटिंग बिहेवियर को डिस्टर्ब कर दे, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, फिरोनॉम्स। फॉगस क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, कि जो ऑर्गेनिज्म जो है, जो इंसेक्ट जो है ओपन में है और जो पेस्टिसाइड्स के टच में आते हैं तब वो मरते हैं, तो फॉगस उनको कहा जाता है। यहाँ पे 2 और टर्म्स दी हुई है पेस्टिसाइड की, पैराथ्रिन्स। देखिए ये एग्जाम में पूछा गया था, पायराथीन्स और नॉन सिंथेटिक पायराथॉइड्स। जो पायराथीन्स है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नेचुरल पेस्टिसाइड इसमें से कौन सा है जिसको, जो हमारे ह्यूमंस में बहुत पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है। तो पायराथीन्स जो है वो नेचुरल पेस्टिसाइड्स है, ये ईजिली ब्रेक डाउन हो जाता है,
कुछ दिनों से कुछ समय तक के लिए रहता है, ह्यूमंस के द्वारा बहुत सेंचुरी से यूज़ है। नेचुरल है तो इजीली ब्रेक डाउन हो ही जाएगा, बायो अकोमोडेट नहीं करेगा। तो पायरेथेन्स क्या है, वो नेचुरल पेस्टिसाइड्स है, ठीक है। और सिंथेटिक पैराथ्रोइड्स बनाया गया है जो सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स है, जो ज़्यादा स्टेबल है, मतलब कि ये ब्रेक डाउन नहीं तो होता इजिली, ठीक है। इनके जो रेजिड्यूज हैं जो बच जाते हैं, जो अगर हमने छिड़काव किया कहीं पे भी, उनके जो रेजिड्यूज बच जाते हैं वो बहुत लंबे समय तक, कुछ डेज से सेवरल मंथ तक के लिए भी रहेंगे। और अगर इंडोर इन्वायरमेंट है तो वहाँ सालों तक रहेगा, ठीक है। सिंथेटिक पैराथ्रोइड्स का यूज़ अगर हम करते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक के लिए हमारे इन्वायरमेंट में रहता है। अगर इंडोर इन्वायरमेंट है तो वहाँ पर सालों तक रहेगा, ठीक है। तो पैराथ्रोइड्स जो है वो नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं, और सिंथेटिक पैराथ्रोइड्स क्या है, पैराथ्रोइड्स क्या है, वो सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स हैं। ओके, ये नाम याद कर लीजिए कि क्या है, नहीं है, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे टेबल, यहाँ पे मैंने कुछ आपको सीक्वेंस दिए हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर हम टॉक्सिसिटी लेवल पे बात करें तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ह्यूमन के लिए टॉक्सिक है, फिर कार्बामेट्स है, फिर हर्बिसाइड्स है, फिर ऑर्गेनोक्लोराइड्स हैं। तो ये टॉक्सिसिटी लेवल का सीक्वेंस है। रेजिस्टेंस टाइम की बात करें कि कौन कितने लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में रहता है, तो सबसे ज़्यादा कौन रहता है इन्वायरमेंट में, कौन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक परसिस्टेंट है और नॉन परसिस्टेंट है। तो ऑर्गेनोक्लोरीन जो है वो क्या रहता है, ईयर्स में रहता है, हर्बिसाइड्स मंथ में, ऑर्गेनोफॉस्फेट वीक्स में, और कार्बामेट्स डेज में रहता है। तो ये रेजिस्टेंस टाइम है हमारे पेस्टिसाइड्स का। ओके, सॉल्युबिलिटी की बात करें कि इंसेक्टिसाइड कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, कौन कम, तो कार्बामेट सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स उससे कम, और ऑर्गेनोक्लोराइड से सबसे कम। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनोक्लोराइड जो वाटर में सॉल्युबल होता ही नहीं है, वो फैट में सॉल्युबल है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो लास्ट मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया था कि एल्डी कार्ब ज़्यादा सॉल्युबल है, फिर कार्बाइल, फिर मिथेनॉन, और फिर एल्डिरिन। ओके, तो ये सीक्वेंस आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, इससे कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में पढ़ेंगे। मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला क्या है, CH3NCO, ठीक है। CH3NCO ये मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला है। अब मिथाइल आइसोसाइनेट किस लिए यूज़ किया जाता था? मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो कार्बामेट जो पेस्टिसाइड हमने अभी लास्ट में पढ़ा, उसको प्रोडक्ट करने के लिए ऐसा जाता है। जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, साइनेट है, वो कार्बामेट के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब हम और इसकी वॉलेटाइल लिक्विड है, ये मतलब जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है ये वॉलेटाइल लिक्विड है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है 43 से 45 डिग्री सेल्सियस, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सट्रीमली हाइग्रोस्कोपिक है, इसीलिए इसको कहाँ स्टोर किया जाता है, मॉइस्चर फ्री रेफ्रिजरेटिंग टैंक में। इसके बारे में और भी डिटेल में जब हम भोपाल गैस ट्रेजेडी पढ़ेंगे ना, उसमें हम इसको डिटेल में करेंगे। अभी यहाँ पे बस इतना जान रहे हैं कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है एक कार्बामेट पेस्टिसाइड्स के प्रोडक्शन में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। अब इसकी प्रोडक्शन कैसी होती है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड को किसके साथ रिएक्ट किया जाता है, अमाइन और फॉस्जीन के साथ, ठीक है। फॉस्जीन क्या है, फॉस्जीन COCl2 को फॉस्जीन कहा जाता है, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड की प्रोडक्शन कैसे की जाती है, अमाइन और फॉस्जीन की रिएक्शन की जाती है, ठीक है। ये अमाइन है, अमाइन ग्रुप, और ये फॉस्जीन है, इन दोनों की रिएक्शन कराई गई तो क्या बना, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना जिसमें कि क्लोरीन ऐड है। क्लोरीन जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को लाइम के साथ हीट कर क्लोरीन को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसको लाइम के साथ ट्रीट किया गया और क्या बन गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और कैल्शियम क्लोराइड और क्लोरीन जो है वो अलग निकल गया। तो इस तरह से मिथाइल आइसोसाइनाइड की प्रोडक्शन की जाती है कि अमाइन और फॉस्जीन की रिएक्शन की जाती है, और जिससे कि क्या मिलता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक मिलता है। उस इंटरमीडिएट को हम लाइम के साथ हीट करके क्लोरीन को अलग कर देते हैं, और जिससे हमें क्या मिलता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, मिथाइल जो है आइसोसाइनाइड हमेशा अनरिएक्टिव रहता है, ठीक है। और अगर हम थ्रेशोल्ड लिमिटेड वैल्यू की बात करें मिथाइल आइसोसाइनाइड की तो क्या है 0.02 ppm, और फॉस्जीन की थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें तो क्या है 0.1 ppm, ठीक है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं। और मिथाइल जो फॉस्जीन है, फॉस्जीन एक्सपेक्शिएशन कॉज करता है। एक्सपेक्शिएशन क्या होता है, ठीक है। एक्सपेक्शिएशन क्या होता है, देखिए एक्सपेक्शिएशन ये फॉस्जीन को माना जाता है। ये ना लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया हुआ था PYQs में कि आपको बताना था कि इनमें से कौन कौन जो है एक्सपेक्शिएशन कॉज करता है। एक्सपेक्शिएशन क्या होता है, जब जो हम ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में नहीं ले पाते और जो एयरवे है वो ब्लॉक हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उन केमिकल्स को, वो केमिकल्स जो सांस लेने में प्रॉब्लम कॉज करते हैं, एयरवे पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं, उनको एक्सपेक्शिएशन कहा जाता है। और फॉस्जीन जो है वो एक्सपेक्शिएशन कॉज करता है। ओके,
अब अगर हम इफ़ेक्ट की बात करें तो वर्कर्स जो मिथाइल आइसोसाइनाइड के एक्सपोजर में आते हैं उनको क्या क्या होता है, चेस्ट टाइटनिंग होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक में इरिटेशन कॉज होगा। ठीक है, अगर मिथाइल आइसोसाइनाइड और फॉस्फोजिन जो है वो दोनों कंबाइन होकर और फिर इफ़ेक्ट डालें तो वो बहुत ही जानलेवा होता है। 24 घंटे के अंदर जो है वो उस विक्टिम के लिए बहुत जानलेवा है, जान भी ले सकता है। ठीक है, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो। फॉस्फोजिन जो है वो डेडली गैस है, पॉइजनस गैस है। वर्ल्ड वॉर 1 में इसको यूज़ किया गया था। एजम्स क्या होते हैं, ब्रोंकोस्पेजम होता है, कफिंग होती है, कंस्ट्रिक्शन होता है, पेन होता है चेस्ट में। किसके दौरान, किसके वजह से, फॉस्फोजीन की वजह से। मतलब सांस लेने में एकदम प्रॉब्लम हो जाएगी तो कफिंग, ब्रोंकोस्पेजम, कंस्ट्रिक्शन, पेन इन चेस्ट और इनकी वजह से ब्रोंको निमोनिया भी कॉज होता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो जाती है। ये दोनों केमिकल इतने ज़्यादा हार्मफुल है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी ये इन्हीं दोनों केमिकल की वजह से हुई थी। उसमें हम वहाँ पे डिटेल में करेंगे। आप यहाँ पे ये याद रखिए कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो कार्बामेट के पेस्टिसाइड्स को की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। और मिथाइल आइसोसाइनाइड की प्रोडक्शन कैसे होती है, अमाइन और फॉस्फोजिन की रिएक्शन करा के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेस्टिसाइड्स कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।